गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज जो एक्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एक्ट है उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। चलिए, तो आपका एक्ट नंबर ये 43 है ऑफ 2005। देन इन फोर्स में ये असेंट कब मिली इसको? 30 ऑफ सितंबर 2005 को इसको असेंट मिली है और एक्ट फोर्स में आया है आपका 26 अक्टूबर 2006 को ये फोर्स में आया है। तो इसको भी हम यहीं पर लिख लेते हैं। ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर 2006 को ये आया है। ठीक है, चलिए ओके। तो देखते हैं इसका प्रियम्बल क्या बात करता है। प्रियम्बल इस बात कर रहा है यहाँ पर कि एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो गारंटी किए गए हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस ऑफ एनी काइंड अकरिंग विद इन द फैमिली। ठीक है, तो फैमिली में अगर कोई भी किसी प्रकार का वायलेंस वगैरह यहाँ पर हो रहा है तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको जो राइट्स ग्रांट किए हुए हैं, जो राइट्स आपको दिए हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को बनाया है। नाम से ही समझ में आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, कि ऐसा कोई भी एक्ट हो रहा है, अब वो भले से किसी चीज से भी रिलेटेड हो, कि वो डाउरी से रिलेटेड हो रहा हो कि डाउरी में इतना पैसा मांगा था उतना नहीं मिला, या फिर और पैसे के लिए परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी इस तरीके से कोई भी वायलेंस या कोई हार्मफुल एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब जो है इस एक्ट के अंदर आ जाएगा। ये प्रियम्बल बात करता है इस बारे में। ठीक है, टोटल 5 चैप्टर है, 37 सेक्शंस है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, इसको देखते हैं। ओके, तो एक्ट का नाम है, ठीक है, एक्सटेंड करेगा होल ऑफ इंडिया पर, ये आप हटा दें। ठीक है, देन फोर्स में डेट हमने देख ली 26 अक्टूबर 2006 को ये फोर्स में आया। देन आते हैं सेक्शन 2 पर। यहां पर कुछ डेफिनेशंस है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डेफिनेशन कहां पर डिफाइन हुई है, ये आप बताइए। ठीक है, तो जो जो मैं बताऊं वो तो मेनली हमें याद रखनी है, उसके अलावा भी अगर कुछ पढ़ेंगे और याद रह गई तो अच्छी बात है। सबसे पहले 2A यहां पर एग्रीड पर्सन बताया है, तो मींस एनी वुमन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ये भी आगे एक्सप्लेन की हुई है, वहीं पर समझेंगे, इसलिए इसका मतलब मैं नहीं बताऊंगा। विद द रिस्पोंडेंट एंड हु एलिजेस टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो एग्रीड पर्सन यहां पर क्या बताया इन्होंने, सबसे पहले तो ये याद रखना है, 2A में डिफाइन है। ठीक है, मींस एनी वुमेन हु इज, या तो जो है भी या फिर हैज बीन, जो रह चुकी है डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रिस्पोंडेंट के साथ। रिस्पोंडेंट कौन होगा? ऑब्वियसली जिसने जो भी यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की होगी वो रिस्पोंडेंट होगा, है ना। एंड हु एलिजिस टू हैव बीन सब्जेक्टेड, तो इन्होंने ये क्या अभी कथन किया यहाँ पर कि इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, किसके द्वारा? रिस्पोंडेंट के द्वारा। ये एग्रीड पर्सन का हमको मतलब यहाँ पर 2A में समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर 2A हमको याद करना है कि 2A के अंदर एग्रीड पर्सन यहाँ पर डिफाइन है आपका। ठीक है, चलिए, तो 2A आपको ये याद करना है यहाँ पर एग्रीड पर्सन। देन आता है 2B चाइल्ड। अब देखो बहुत सारी जगह चाइल्ड को अलग अलग मतलब बताया गया, कहीं पे 18, 21, कहीं पे कुछ 12, है ना, अलग अलग एक्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कोशिश थोड़ा सा ये करना कि मतलब अलग अलग जो है, या तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो पेज का जो सबसे टॉप होता है ना आपका, वहां पर आप ये इस तरीके की चीजें लिख लो जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती है। तो हर बार जब भी आप पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आ जाएगी जैसे ही आप स्टार्ट करोगे एक्ट को पढ़ना। तो 2B में यहां पर चाइल्ड बताया, मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, 18 से नीचे का जो भी होगा उसको यहां पर चाइल्ड बोला गया है। एंड इंक्लूड करता है, अब क्वेश्चन यहां से बनता है मेनली इसमें, कि इसमें इंक्लूड है अडॉप्टेड, स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड। ये तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों वर्ड जो है यहां पर ये इंक्लूड करता है चाइल्ड के अंदर। यहां पर डायरेक्ट MCQ बन सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि चाइल्ड इंक्लूड्स अडॉप्टेड, स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड। ठीक है, अब मतलब तो आपको मालूम ही होगा अडॉप्टेड जो हम अडॉप्ट करते हैं, स्टेप और फॉस्टर चाइल्ड का। ठीक है,
देन सी यहां पर कंपनसेशन ऑर्डर है, तो कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 22 में दिया हुआ है, वहां पर समझेंगे। अब यहां पर देखो एक और एमसीक्यू क्या बनता है, ठीक है। एक तो हमने एमसीक्यू यहां पे देखा, ठीक है, एक हमने देखा कि डायरेक्ट यहां पर एमसीक्यू बन सकता है। एक एमसीक्यू कैसा आता है कि वहां पर डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कंपनसेशन ऑर्डर किस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो वो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो जितने भी कंपनसेशन ऑर्डर है, कस्टडी ऑर्डर है, और भी आगे और देखेंगे हम मेंटेनेंस ऑर्डर है, जितने भी इस तरीके के ऑर्डर है ना, इनके सेक्शन याद कर लेना। और अगर सेक्शन याद नहीं हो रहे हैं तो आप फर्स्ट पेज पर शॉर्ट शॉर्ट में इनके सेक्शन लिख लेना कि जब भी इस एक्ट को पढ़ना है सबसे पहले हमें ये इंफॉर्मेशन पढ़नी है, ठीक है। तो 2B जो है बात करता है चाइल्ड के बारे में, अडॉप्टेड स्टेप फॉस्टर इसमें इंक्लूड है। आपको याद होना चाहिए कंपनसेशन ऑर्डर कहां दिया है, कस्टडी ऑर्डर कहां दिया है, तो ऐसे सेक्शन 22, सेक्शन 21, ठीक है, इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए। देन हमारा जो अगला 2E है, ये आपको याद करना है कि 2E में डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट made that in prescribed form on receipt of a complaint of domestic violence from an agreed person। जो एग्रीड पर्सन है, जिस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, जब वो कंप्लेंट देगी इस बारे में और जब वो कंप्लेंट रिसीव होगी तो उस रिपोर्ट, जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, उसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहा जाएगा। अभी आगे देखेंगे किसको कंप्लेंट होगी, कौन कंप्लेंट कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर करके इसके अंदर होते हैं जो कि कर सकते हैं, और मजिस्ट्रेट भी डायरेक्ट कंप्लेंट वगैरह ले सकते हैं अगर वहां पर वो अवे उस टाइम पर है जहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो, ठीक है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप यहां पर हमने, अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप आता है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट 2F में दिया हुआ है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 2E 2F ये आपको याद करना है। 2G डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ही इस पर है, आपको मालूम होना चाहिए ये, ठीक है। तो 2F हमारा जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप बात करता है, मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर हाउस होल्ड। क्या बोल रहा है, हु लिव जो रहते हैं या रह चुके हैं, ठीक है। ऐसे दो व्यक्ति किसी भी समय, जरूरी नहीं अभी, क्योंकि अभी हुआ है अभी रहते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो उन्होंने बोला डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब है ऐसा रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में जो या तो रहते हैं साथ में या रह चुके हैं किसी भी समय इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड। अब इसका मतलब भी हम आगे देखेंगे शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है। when they are related by the consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family members living together as a joint family। अब consanguinity का मतलब क्या होता है यहां पर, ब्लड रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटेड बाय कॉन्सेंटिंग मैरिज और थ्रू अ रिलेशनशिप इन दी नेचर ऑफ मैरिज हो, अडॉप्शन या फिर कोई फैमिली मेंबर साथ में रह रहे हैं एज अ ज्वाइंट फैमिली, तो यहां पर उसको, यहां पर उन्होंने क्या कंसीडर किया, उसको डोमेस्टिक रिलेशनशिप माना गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 2F में दिया हुआ है, और जैसे कॉन्सेंग्युनिटी की जो थोड़े से हैवी वर्ड्स होते हैं ये सब उठा के कई बार दे देते हैं, ठीक है। तो इसको भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की कैटेगरी में डाला जाएगा, ठीक है। देन आता है 2G हमारा डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ पर सेक्शन 3 जब पढ़ेंगे तब वहां पर देखेंगे, उन्होंने समझाया है पूरा क्या क्या मतलब है उसका, ये इंपॉर्टेंट है, बट ये यहाँ पर जरूरी है कि 2G में दिया हुआ है और सेक्शन 3 में उसका मतलब जो है वहां पर असाइन किया हुआ है। वहां पर देखेंगे फिजिकल अब्यूज और बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक, और ये सारे इसमें इंक्लूड करता है डोमेस्टिक वायलेंस में। देन डाउरी तो हम पढ़े हुआ है, हमारा सेक्शन 2 में वहां पर बताया हुआ था, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाउरी एक्ट के अंदर डाउरी का मतलब क्या है। देन हमारा आता है 2I मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट मींस यहां पर वही है, दो है, जीएमएफसी है और आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। ये एक्सरसाइज करेंगे जुरिडिक्शन अंडर द सीआरपीसी इन द एरिया वेयर द एग्रीड पर्सन। अब देखो कौन सा जेएमएफसी या एमएम के पास जाएगा केस, तो उन्होंने बोला जहां पर एग्रीड पर्सन मतलब जिसके साथ ऑफेंस हुआ है वो रहते हो टेम्पररीली या फिर अदरवाइज परमानेंट रहते हो भले ही से, या फिर जहां पर रिस्पोंडेंट जिसने किया है वो रहता हो, या फिर जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, मान के चलो कि साथ में वहां रहते नहीं थे बट वहां पर घूमने गए थे और वहां पर उन्होंने इस तरीके से कुछ किया, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के उसमें आ जाएगा, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस यहां पर उन्होंने क्या बताया कि कौन सा एमएम या जेएमएफसी का केस जाएगा, तो एग्रीड पर्सन जहां टेम्पररीली रिसाइड करते हो या फिर रिस्पोंडेंट रिसाइड करता हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जहां पर भी हुआ है वहां का जो एमएम जेएमएफसी जिसके एरिया में वो आ रहा होगा वहां पर केस लगाया जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं मेडिकल फैसिलिटी। 2G बताता है मेडिकल फैसिलिटी मींस एनी सच फैसिलिटी नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ मेडिकल फैसिलिटी। इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाओ इसको। देन आता है 2K मॉनिटरी रिलीफ। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मॉनिटरी रिलीफ मींस द कंपनसेशन
which the magistrate may order the respondent to pay to the agreed person। मतलब क्या बोल रहा है कि जो मॉनेटरी रिलीफ है मतलब कंपनसेशन जो मजिस्ट्रेट किसको ऑर्डर कर रहा है, रिस्पोंडेंट को जिसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, टू पे टू दी एग्रीड पर्सन जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट। मतलब जब प्रोसीडिंग चल रही है, किसी भी स्टेज पर जब सुनवाई हो रही है, उस किसी भी स्टेज पर मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है कि मॉनेटरी रिलीफ कब दिया जा सकता है ना, एंड में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जजमेंट देंगे तब दिया जा सकता है, बीच में दिया जा सकता है, तो एट एनी टाइम। तो ये आपका एक एमसीक्यू यहां से उठ के आता है, एट एनी टाइम से। ठीक है, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ एन एप्लीकेशन सीकिंग एनी रिलीफ अंडर दिस एक्ट टू मीट द एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड द लॉसेस सफर्ड बाय द, जो भी एग्रीड पर्सन है, जो भी महिला है, उसको जो भी लॉस हुआ है, जो एक्सपेंसिव खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो वैसा मॉनेटरी रिलीफ अगर उसने मांगा है जज साहब से, तो जज साहब दे सकते हैं इस तरीके का। किसी भी स्टेज पर अगर जज साहब को लगता है कि हाँ ये सक्षम नहीं है खुद का खर्चा उठाने के लिए, ठीक है, इनको एक्सपेंसेस, क्योंकि केस चल रहा होता है तब भी एक्सपेंसेस कुछ ना कुछ तो आते ही हैं, भले ही से यहाँ पर उन्होंने काफी कुछ फैसिलिटी दी हुई है, लीगल एड वगैरह यहाँ पर बात की है कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एग्रीड जो भी महिला रहेंगी उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड वगैरह दी जाएगी, वकील वकील हायर वगैरह करवा दिया जाएगा, और रहने वहने का भी काफी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि रेसिडेंस का भी है, और काफी चीज अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट इन्होंने बोला कि लॉसेस वगैरह और जो भी एक्सपेंसेस है वो भी दिलवाए जा सकते हैं, किससे, रिस्पोंडेंट से, किसको, एग्रीड पर्सन को, एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। टू के बात करता है मॉनेटरी रिलीफ, तो मतलब कुल मिलाकर कष्ट हुआ है तो यहां पर इन्होंने रिलीफ दी है। इसको आप या तो के फॉर कष्ट ऐसे करके याद कर सकते हो, तो आप इसको ध्यान रख लेना, कष्ट हुआ है तो उसके बदले में मॉनेटरी रिलीफ इन्होंने यहां पर दी है। आगे बढ़ते हैं, एल नोटिफिकेशन है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। एम प्रिस्क्राइब्ड है, एन प्रोटेक्शन ऑफिसर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। ओके, 2N जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए। 2N में प्रोटेक्शन ऑफिसर दिया है, मीन्स एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये यहाँ पर पता चल गया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1, तो वो हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन 8, तो वहां पर देखेंगे। देन वो बात करता है प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में। अभी हमने ऊपर देखा था, कौन सा ऑर्डर देखा था हमने, मॉनेटरी रिलीफ देखा, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना 2K में मॉनेटरी रिलीफ डिफाइन है, और 2G भी ध्यान रखना है, 2F और 2E भी ध्यान रखना, भले से A B C भी याद रखना है वो कंपनसेशन ऑर्डर। खैर वो सेक्शन 22 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल अगर हो सके तो आप याद कर लेना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2N में है, 2O में प्रोटेक्शन ऑर्डर है। प्रोटेक्शन ऑर्डर मींस एन ऑर्डर, सेक्शन 18 में दिया हुआ है, तो हम वहां पर जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। रेसिडेंस ऑर्डर यहां पर बात करता है सेक्शन 19 में, तो वहीं पर देखेंगे। रिस्पोंडेंट, अब ये देखिए क्या है, 2Q बात कर रहा है रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट मींस एनी अडल्ट मेल पर्सन हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप with the aggrieved person and against whom the aggrieved person has sought any relief। मतलब रिस्पोंडेंट मतलब इन्होंने बताया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू तो ये बन सकता है, ठीक है, रिस्पोंडेंट कौन होगा, अडल्ट पर्सन, अडल्ट मेल पर्सन, इस तरीके से चार ऑप्शन दे दिए है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर मेल की बात हुई है, तो अडल्ट मेल पर्सन यहाँ पर आपका रिस्पोंडेंट है, हु इज और हैज बीन, जो कि अभी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा हो या फिर रह चुका हो एट एनी टाइम, वही वाला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। ठीक है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप आपको मालूम है, अपने डिस्कस कर चुके हैं। विद द एग्रीड पर्सन एंड अगेंस्ट होम, जिसके अगेंस्ट एग्रीड पर्सन ने रिलीफ मांगी है जज साहब से कि साहब इसने डोमेस्टिक वायलेंस हमारे ऊपर किया है वगैरह वगैरह, तो वो व्यक्ति को यहां पर रिस्पोंडेंट बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट एन एग्रीड वाइफ
female living in a relationship in the nature of a marriage may also files a complaint against a relative। तो सिर्फ अडल्ट मेल पर्सन ही नहीं, साथ में और कौन है रिस्पोंडेंट यहां पर, मतलब किसके और अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर सकती हैं, जो यहां पर जो एग्रीड महिला है, ठीक है, एग्रीड वाइफ है, या फिर जो फीमेल है जो साथ में रिलेशनशिप में रह रही थी, वो उनके रिलेटिव हस्बैंड के या फिर मेल पार्टनर को कंप्लेंट करा जा सकता है यहाँ पर अगेंस्ट रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और दी मेल पार्टनर के अगेंस्ट जो है यहाँ पर इन्होंने बोला कि उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया, रिलेटिव वगैरह भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इट इंक्लूड रिस्पोंडेंट इंक्लूड रिलेटिव ऑल्सो, आप चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो याद रखने के पर्पज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर बात करता है सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, तो अभी सेक्शन 10 में भी आएगा, तो हम देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर क्या रजिस्टर होना पड़ता है वहां पर उन एंटिटीज को गवर्नमेंट से, तो वो देखेंगे वहां पर। देन आता है 2S शेयर हाउस होल्ड, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, एस फॉर शेयर्ड हाउस होल्ड आप याद कर सकते हो, ठीक है। एस फॉर शेयर्ड हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीड लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, या तो सिंगली या फिर अलोंग विद द रिस्पोंडेंट एंड इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड। पहले इतना समझते हैं क्या बोलता है, मतलब शेयर हाउस होल्ड मीन्स अ हाउस होल्ड जहां पर पर्सन जो एग्रीड है वो रह रहा है या फिर किसी समय रह चुका है, ठीक है, जब वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में था, या तो सिंगली या फिर रिस्पोंडेंट के साथ। एंड इंक्लूड करता है सच हाउस होल्ड जहां पर ओन्ड और टेनेंटेड इधर, मतलब आप किराए विराए से भी रह रहे हो तो उसको भी यहां पर शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में डाला गया है, either jointly by the agreed person and the respondent or owned or tenanted by either of them, ठीक है, in respect of which either of the agreed person or the respondent or both have any right। अब जब दोनों साथ में रह रहे हैं तो उन्होंने बोला दोनों में से किसी के पास हो या दोनों के पास राइट हो, टाइटल हो, इंटरेस्ट हो, इक्विटी हो। एंड इंक्लूड ऐसा हाउस होल्ड जो बिलोंग करता हो ज्वाइंट फैमिली, मतलब जो रिस्पोंडेंट है ना, उसकी ज्वाइंट फैमिली का वो घर है, ठीक है, तब भी कुछ राइट्स तो एग्रीड व्यक्ति, एग्रीड महिला जो एग्रीड पर्सन है यहाँ पर, एग्रीड वाइफ जो होगी उसके भी होंगे ना। तो यहाँ पर उन्होंने बोला इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रिस्पोंडेंट और एग्रीड पर्सन हैज एनी टाइटल इंटरेस्ट इन द शेयर हाउस होल्ड, मतलब इन्होंने बोल दिया उससे फर्क नहीं पड़ता कि रिस्पोंडेंट या एग्रीड पर्सन जो है उसका कोई राइट है, टाइटल है, इंटरेस्ट है शेयर हाउस होल्ड में। आप साथ में रह रहे हो, आपका यहाँ पर आप किसी समय रहे हो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थे, खुद का हो, किराए का हो, ठीक है, उसका अधिकार हो, इसका अधिकार हो, इन्होंने फिर लास्ट में रिस्पेक्टिव लिख के बात ही खत्म कर दी, मतलब इन सब चीजों को शेयर हाउस होल्ड माना जाएगा। मतलब कुल मिला के क्राइटेरिया के अंदर लेके आना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा इसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी वाइडन कर दी शेयर हाउस होल्ड की, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने ऊपर यहां पर देखा, जस्ट अ मिनट, ये देखिए, अब क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर भी उनको इंक्लूड करना था, तो आपने पढ़ा मीन्स है रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, ठीक है। तो उसको कुल मिलाकर उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर इतना उसमें उन्होंने चीजें समझाई गई है कि ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। तो क्या माना जाएगा कि आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, अगर शेयर्ड हाउस होल्ड है और यहाँ पर आप फॉल कर रहे हो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर, तो आप किसके अंदर फॉल करोगे, आप डोमेस्टिक वायलेंस बता सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ नहीं हुआ, है ना। तो ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपको। देन आता है आपका 2T शेल्टर होम के बारे में बात करता है, मींस एनी शेल्टर होम जो कि नोटिफाई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा टू बी ए शेल्टर होम, उसको शेल्टर होम बताया जाएगा, जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी कि ये शेल्टर होम है, नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है, तो वो शेल्टर होम कहा जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट यहां तक आपको कुछ समझ में ना आया हो तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है चैप्टर 2 डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को काफी इलेबोरेट किया है इन्होंने यहाँ पर, तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ध्यान है चैप्टर 2 ध्यान रखना, यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिफाइन किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस को, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सेक्शन, मतलब ये जो है आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए, यहां से आप एमसीक्यू जो है बन सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है जनरली देखने को मिलेगा, यहाँ पर उन्होंने काफी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की है, फिजिकल अब्यूज क्या है, सेक्सुअल अब्यूज क्या है, वर्बल इमोशनल अब्यूज क्या है, इकोनॉमिक अब्यूज क्या है। तो आपको ना ये जो चारों चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ये याद करना है, ठीक है, इनके मेनली नाम तो आपको याद करना ही करना है कि कौन कौन से अब्यूज की बात, क्योंकि अधिकतर मैंने इसमें क्वेश्चन आ चुका है और आता भी है कि क्या होता है वो ऑप्शन में आपको ये 3 दे देंगे और ये और चौथा दे देंगे कौन सा, इसमें वो ऑप्शन देते हैं, इनका फेवरेट ऑप्शन है आई गेस मेंटल अब्यूज है या कौन सा अब्यूज, एक और कुछ आता है इसमें ऐसा क्वेश्चन, शायद मेंटल ही है,
मेंटल नहीं है, क्या है, एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन मैंने निकाल के भी रखा था इसका। हाँ, मेंटल एब्यूज, राइट, मेंटल एब्यूज ही है वो। तो उसका वो इस तरीके से दे देते हैं कि कौन सा इसमें जो उन्होंने इस कैटेगरी में डिफाइन नहीं किया गया है, एब्यूज की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर, तो यहाँ पर तो इस तरीके से ऑप्शन आपको दे देते हैं। तो मेंटल वाला जो है वो नहीं करता है, ठीक है, जो यहाँ पर ये जो कैटेगरी दी हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा देख लेना। चलिए इसको रीड करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। For the purpose of this act, any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case। तो मतलब कोई एक्ट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, ओमिशन मतलब लोग नहीं कर रहा है, कमीशन कुछ किया, जो कंडक्ट है मतलब जो भी इसका आचरण वगैरह है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा डोमेस्टिक वायलेंस इन केस अगर वो ये चीजें करता है ए से लेके डी तक। तो ये चीजें देख लेते हैं, मतलब करना और ना करना भी कुछ डोमेस्टिक वायलेंस माना गया है। तो इस चीज को आप दिमाग में रखना कि सिर्फ अगर यहां पर इंजरी की गई है, हार्म की गई है, मारा गया है, उसी को सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। और भी काफी कुछ चीजें इंक्लूड होती है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले 3 का ए बात करता है हार्म्स और इंजर्स और एंडेंजर्स द हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग whether mental or physical of the agreed person or tends to do so and includes causing physical, sexual, verbal and emotional and economic abuse। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, हार्म किया, इंजरी की, ठीक है, हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कुछ, सेफ्टी, लाइफ, लिम वगैरह है ना, ऐसा कुछ मारा कि जान को खतरा हो सकता था, है ना, इस तरीके से। मेंटल इन्होंने वो किया या फिजिकल यहाँ पर अब्यूज हुआ, है ना, एग्रीड पर्सन का। और साथ ही में इंक्लूड क्या क्या किया गया है, जो हमने भी नीचे देखा, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। और साथ में सबसेक्शन क्लॉज बी बात करता है यहाँ पर हरेस, हार्म्स, इंजर्स और एंडेंजर्स द एग्रीड पर्सन विद अ व्यू टू कोयर्स हर। कोयर्स हर मतलब थ्रेटन वगैरह करना, धमकी वगैरह देना यहाँ पर। और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर। अब यहाँ पर आ जाती है डाउरी की बात। क्या बोल रहा है, उसको धमकाया या फिर उससे रिलेटेड किसी व्यक्ति को धमकाया, किस चीज के लिए, अनलॉफुल डिमांड फॉर एनी डाउरी और अदर प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी। डाउरी एक थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान आ रहा होगा जो हमने पढ़ा था, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वो धमका रहा है उसको या थ्रेटन कर रहा है, क्यों, अनलॉफुल डिमांड कर रहा है डाउरी की, या फिर उससे रिलेटेड उसके माँ बाप को धमका रहा है कि अगर आपने इतना पैसा नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, तो मैं आपकी बेटी को डेली मारूंगा, या इस तरीके से कोई भी धमकी देना, ये क्या होगा, ये क्लॉज बी के अंदर फॉल हो जाएगा, ठीक है, अनलॉफुल डिमांड कर रहा है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, क्लॉज सी has the effect of threatening the agreed person or any person related to her by any conduct mentioned in clause A और B। तो वही हमने देखा, जो भी समझा वही मतलब इसका भी, ए और बी में जो भी इन्होंने बताया है उस प्रकार से कोई भी अगर थ्रेटनिंग कर रहा है वो, ठीक है, एग्रीड पर्सन को या फिर उससे कोई रिलेटेड व्यक्ति को ए और बी में हार्म कर रहा है, इंजरी, यहाँ पर जो भी एंडेंजर टू दी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब चीजों से रिलेटेड, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। देन डी बात करता है अदरवाइज इंजरीज और कॉज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू दी एग्रीड पर्सन। अगर ऐसे कोई और हार्म भी करता है तो वही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। देन हमारा आता है फिजिकल अब्यूज फॉर दी पर्पस। मैंने यहाँ पर जो जो वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं क्लॉज ए के अंदर वो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि फिजिकल अब्यूज के अंदर क्या क्या हम कंटेंट मानेंगे कि फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज को कब मानेंगे, वर्बल एंड इमोशनल को कब मानेंगे, इकोनॉमिक को कब मानेंगे, तो इन्होंने यहाँ पर बताया। और इस पर एक आध क्वेश्चन बन भी सकता है कि क्या किस कैटेगरी में कौन क्या फॉल कर रहा है ना। बट एक क्वेश्चन जो वो कैटेगरी वाला पूछते हैं वो यही 3 दे देते हैं और एक नोट करके पूछते हैं, और मेंटल वाला भी ऑप्शन में रहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेंटल अब्यूज इस कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। देन यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले फिजिकल अब्यूज को समझाया। फिजिकल अब्यूज मींस एनी एक्ट और कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर एज टू कॉज बॉडीली पेन। अब फिजिकल अब्यूज तो हमको समझ में आ रहा है कि मार वर के अगर इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो वो फिजिकली मतलब कहीं पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो वो फिजिकल अब्यूज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वही सब चीजें लिखी हुई है, बॉडीली पेन, हार्म, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, और इम्पेयर दी हेल्थ और डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीड पर्सन एंड इंक्लूड्स असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। असॉल्ट किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल फोर्स, सब कुछ यहाँ पर उन्होंने फिजिकल अब्यूज की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया है। तब देखो एक एमसीक्यू चाहे तो यहीं से बना सकते हैं, 3 ये देके चौथा कुछ और दे दें आपको, सिर्फ नॉर्मल फोर्स लिख दे वहां पे, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं।
सेक्सुअल अब्यूज इंक्लूड एनी कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिएट, डिग्रेड और अदरवाइज वायलेट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ करते हैं तो वो सेक्सुअल अब्यूज की कैटेगरी में जाएंगे। देन आता है वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, तो इंसल्ट करना है ना, रिडिक्यूल, ह्यूमिलिएशन वगैरह करना, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट और रिडिक्यूल स्पेशली विद रिगार्ड और टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और मेल चाइल्ड। अब ये काफी पुराने टाइम में चलता था बहुत ऐसा कि मेल चाइल्ड नहीं दे पा रहे तो ताने वगैरह मारना होता है ना घर के अंदर, है ना, कि सास अपनी बहू को ताने मार रही है ना, वो अजीब अजीब नामों से बुलाते या कुछ करते, है ना, ताने मारना कि मेल चाइल्ड नहीं दे पाए इसलिए फीमेल हुई, तो इस तरीके से जो भी है वो भी, इसको भी डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में और वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज के अंदर इसको इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। देन रिपीटेड थ्रेट्स टू कॉज फिजिकल पेन टू एनी पर्सन इन हुम द एग्रीड पर्सन इज इंटरेस्टेड, थ्रेट वगैरह देना, है ना, जैसे एग्रीड पर्सन है तो उसके माँ बाप को धमकाना, है ना, तो उनका अगर कहीं पे भी कुछ इस तरीके से थ्रेट वगैरह दे रहे हैं कि फिजिकल पेन कर सकते हैं, जो भी जिसमें भी एग्रीड पर्सन इंटरेस्टेड है, तो वो भी यहाँ पर वर्बल इमोशनल अब्यूज में आ जाएगा। देन आता है इकोनॉमिक अब्यूज, तो यहाँ पे क्या आर्थिक की बात की जा रही है कि डेप्रीवेशन मतलब वंचित रखना ऑल और एनी ऑफ इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विच एग्रीड पर्सन एंटाइटल्ड है अंडर एनी लॉ और कस्टम वेदर पेबल अंडर एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अदरवाइज। ठीक है, अब इकोनॉमिक अब्यूज क्या है, पैसे वगैरह ना देना, है ना, खर्चा पानी जो हम कहते हैं वो नहीं चल पा रहा, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं दे रहे, है ना, प्रॉपर जो खाने पीने के लिए जो नेसेसिटी होती है, जो नीड होती है हाउस होल्ड की, वो सब पूरी नहीं करना, नहीं देना, अगर वो अपने घर से स्त्री धन लेके आई है तो वो उसको नहीं देना, है ना, तो ये सारी चीजें जो है इकोनॉमिक अब्यूज में आ जाएंगी। तो क्या बोलता है एक बार इसको रीड कर लेते हैं, डेप्रीवेशन ऑफ ऑल और एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू विच द एग्रीड पर्सन क्या है एंटाइटल्ड है किसी लॉ में या कस्टम में, वेदर पेबल अंडर एन ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और अदरवाइज। ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया हो वो अलग, या फिर ऐसे क्या होता है ना, कोर्ट भी जैसे आप जाते हो तो आदेश देता है ना कि मंथली आपको इतना पे करना रहेगा, है ना, जब भी कोई केस वगैरह चल रहा हो उसके हिसाब से आप नहीं दे रहे हो तो उसको भी इकोनॉमिक एब्यूज यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और विच दी एग्रीड पर्सन रिक्वायर्स आउट ऑफ नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी वो भी इंक्लूड है, बट नॉट लिमिटेड टू हाउस होल्ड नेसेसिटीज, सिर्फ हाउस होल्ड नेसेसिटीज ही नहीं बताई यहाँ पर, उन्होंने बोला है कि सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि आप सोचो कि सिर्फ घर चलाने के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं, उसके अलावा भी काफी कुछ चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन होता है जज का। फॉर दी एग्रीड पर्सन एंड हर चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन का में क्या पढ़ाई वगैरह या उनका जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, जो दूध खाना ये सब चीजें भी उनके लिए जो लगती हैं वो सब भी नेसेसिटीज में आ जाती हैं। ठीक है, एंड इफ एनी स्त्री देन प्रॉपर्टी जॉइंटली और सेपरेटली ओन्ड बाय द एग्रीड पर्सन, पेमेंट ऑफ रेंटल रिलेटेड टू द शेयर हाउस होल्ड, अगर किराए वराए का घर है तो किराया देना, ये सब मेंटेनेंस वगैरह, ये सारा इन्होंने यहाँ पर इकोनॉमिक एब्यूज में बताया है। देन आता है बी, बात करता है डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट्स any alienation, alienation मतलब transfer of assets whether movable, immovable, valuable, share, security, body, like or other property in which the agreed person has an interest or is entitled to use by the, वही सब लिखा हुआ है, आप रीड करोगे तो ये क्या कर रहे हैं, वो चीजों को अगर बेच वगैरह भी रहे हो, आप डिस्पोज कर रहे हो चीजें घर की, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो जो उसके नाम है या कुछ भी इस तरीके से, है ना, वो भी इसमें इकोनॉमिक एब्यूज में आ जाएगा, जिसका उसमें भी उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको नहीं देना, तो उसको आप एक बार रीड कर लेना, वही सब चीजें लिखी हुई है। प्रोहिबिट करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है टू कंटिन्यूड एक्सेस टू रिसोर्सेज फैसिलिटीज व्हिच द एग्रीड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू यूज और एंजॉय बाय वर्च्यू ऑफ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आपके साथ रह रही है तो एक घर में जो चीजें हैं, फ्रिज है, एसी है, तो उसका भी हक है उतना ही जितना आपका हक है यूज करने का, आप प्रोहिबिट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो सब चीजें भी यहाँ पर इकोनॉमिक एब्यूज में यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर एनी एक्ट, ओमिशन, कमीशन और कंडक्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कंटिन्यूज डोमेस्टिक वायलेंस। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो भी एक्ट है या ओमिशन है या कमीशन है या जो कंडक्ट है रिस्पोंडेंट का, वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये किस चीज पर और डिसाइड होगा, तो उन्होंने बोला पूरे ओवरऑल फैक्ट्स देखे जाएंगे, सर्कमस्टेंसेस देखे जाएंगे केस के क्या है ना, उनको कंसीडर करते हुए ही फिर आगे डिटरमाइन करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं। तो ओवरऑल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस केस के देखे जाएंगे, इसको कंसीडर किया जाएगा, तो इसको रीड कर लेना एक बार आप, वही सब चीजें हैं, घुमा फिरा के उन्होंने वही वही सब चीजें लिखी, बट जो जनरली आप मतलब समझते हो, ठीक है, उसमें और कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा इंक्लूड की है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तक 3 हमारा बात करता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर, तो इन दो के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहां पे था और सर्विस प्रोवाइडर कहां पे था,
ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे ये सेक्शन 10 में आता है, ठीक है, और ये हमारा सेक्शन 8 में हम पढ़ेंगे इस बारे में भी। और क्या बोलते हैं वहां पर कहाँ पर डिफाइन था, ये एन में डिफाइन था, 2N में। तो इस तरीके से याद होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ो तो आप ऐसे साइड में लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4 बात करता है इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। ठीक है, अब इन्होंने यहां पर क्या किया, यहां पर बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर उसको पता चलता है, जैसे मान के चलो कि आप सड़क से जा रहे थे, आप सड़क से जा रहे थे और आपको आवाज आई, ठीक है, और आपको ऐसा लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अब डोमेस्टिक वायलेंस क्या है ये आप जानते हो, ठीक है। अब जो नॉर्मल व्यक्ति डोमेस्टिक वायलेंस जानता है और जो आप जानते हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है, ये आपको मालूम होगा। वरना लोग तो वही जानते हैं कि बस वो मारा कूटी हुई तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है, बट आपको मालूम है कि ऐसा नहीं होता है। बहुत प्रकार के कैटेगरीज इसके अंदर दी होती हैं, राइट। तो डोमेस्टिक वायलेंस, आप अब घर के, आप एक गली से जा रहे थे और घर में आपने शोर सुना, आपने को लगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, हो सकता है कि उसका पति उसकी बीवी को मार रहा हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने कंप्लेंट की, आपने कंप्लेंट की, आप एक अच्छे नागरिक होने का आपने फर्ज निभाया, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन दी प्रोटेक्शन ऑफिसर को। वैसे आप मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हो, बट ठीक है, चलिए, आपको मालूम था, आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर, आप लॉयर थे, आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी। बाद में वो इन्फॉर्मेशन गलत निकली। अंदर तो टीवी चल रही थी, अंदर टीवी चल रही थी और वो सास बहू वाला सीरियल चल रहा था जो सब देखते हैं घरों में, और वहां तो ऐसे ही होता है, वो 3 बार जो वो बार बार एक ही चीज को घुमा फिरा के दिखाते हैं, ठीक है। तो वहां पे वो ऐसा होता है ना कि एक एपिसोड में गिरे हैं तो दूसरे एपिसोड में वो नीचे तक गिर ही नहीं पाए, वो गिर ही रहे, वो हवा में नीचे दिखाई रहे उनको जाते हुए, 2-3 उन्होंने एपिसोड ही निकाल दिए। तो उसकी आवाजें आ रही थी और आपको लगा कि शायद लड़ाई वगैरह हो रही है, ठीक है। आपने इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आपने इन्फॉर्मेशन दे दी और वो निकली गलत, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफिसर आ गया। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि ऐसा ना हो कि लोगों के मन में डर बैठ जाए, अरे यार भैया कौन करे, हम क्यों करें, मार रहे हैं मारने दो, लड़ रहे हैं लड़ने दो, क्यों हम कर देंगे, पता चला नहीं हुआ तो कहीं हम पर कोई लाइबिलिटी ना आ जाए। तो सेक्शन 4 बोलता है कि भैया आप करो, आप गुड फेथ में कर रहे हो तो बिल्कुल करो, आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, ना कोई सिविल लाइबिलिटी आएगी, ना कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। ये बात करता है सेक्शन 4। Any person who has reason to believe that an act of domestic violence has been or is being, अब देखो क्या लिखा है, has been or is being or is likely, मतलब हो रहा है या होने वाला है, या फिर सॉरी, हो चुका है, होने वाला है, ये लाइकली में होने वाला है, या हो रहा है, ठीक है। कमिटेड मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर, मतलब तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की बात कर रहा है कि हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, आपको इंफॉर्मेशन मिली कि होने वाला है, ठीक है। तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर, शाल नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि देना ही है, बट में आप दे सकते हो, दे सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, भले ही सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, अगर आपने गुड फेथ में वो इंफॉर्मेशन दी है तो, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से निकाल सकते हैं कि गुड फेथ में दी, हो रहा हो नहीं भी हो रहा हो, बट हमारा तो गुड फेथ था, हमको लगा हो रहा है, हमने दे दी, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट फिर वो प्रूफ और वो सब आगे फैक्ट्स की बात कौन करे कि कौन कहाँ गुड फेथ था नहीं था, वो तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया सेक्शन 4 सर ये बताता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है, तो आप प्रोटेक्शन ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दे सकते हो और आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया एमसीक्यू, इस पे ये बन सकता है कि क्या आपने इंफॉर्मेशन दी, अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि एमपीडी पे थोड़ा पैटर्न चेंज करके स्टोरी फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछने लगे, कि ऐसा कुछ सिनेरियो दे दे, आपको एक केस स्टडी दे दे कि ए जा रहा था रोड से और फलाना व्यक्ति के घर में ऐसा कुछ हो रहा था, उसने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट गलत थी, तो क्या उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, और अगर आएगी या नहीं आएगी तो कौन सा सेक्शन इस बारे में बात करता है। अब पूछा उन्होंने सिर्फ सेक्शन 4 के बारे में, ऑप्शन दे देंगे 4, 5, 6, 7, बट क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 4 इस बारे में बात करता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। अब इन्होंने कुछ ड्यूटीज बताई हुई है कि पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी है, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट इनकी क्या ड्यूटी है। अब इन्होंने यहां पर बोला कि अगर ऐसा कुछ कंप्लेंट आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है ना, या फिर जो मजिस्ट्रेट साहब है या पुलिस है या फिर ये जो सर्विस प्रोवाइडर, ये उस समय मौजूद है जब ये इंसिडेंट हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का, ठीक है, या फिर वहां पर जहां रिपोर्ट रिपोर्ट हुई वहां पर ये मौजूद है, तो ये क्या करेंगे, ये उस जो भी जिसके साथ भी ऐसा हुआ है, जो भी विक्टिम है, जो एग्रीड पर्सन है यहाँ पर,
उसको उसके राइट्स, उसके अधिकार के बारे में बताएंगे कि आपका ये अधिकार है, आप चाहो तो प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकते हो, ये आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, मॉनिटरी रिलीफ है, कस्टडी ऑर्डर है, रेसिडेंस ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर है, अथा ऑर्डर है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, उनको क्या कर रहे हैं ये, उनको बता रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसके तो ये सब चीजें यहाँ पर कुछ ड्यूटीज है जो बताई है, तो इसको एक एक करके हम रीड करते हैं और क्या क्या दिया हुआ है वो भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला, अ पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हु हैज रिसीव्ड अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, पहले तो उन्होंने क्या रिसीव की, कोई कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, या फिर और अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट, या फिर ये खुद मौजूद है, ठीक है, जहां पर ऐसा इंसिडेंट डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ, या फिर व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम शैल इन्फॉर्म द एग्रीड पर्सन। जब इनको रिपोर्ट हुई तो क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्म कर रहे हैं एग्रीड पर्सन। एग्रीड पर्सन कौन है यहाँ पर, जो भी वुमेन है जिसके साथ भी ये हुआ है, ऑफ हर राइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ। मतलब उसको उसके अधिकारों के बारे में बता रहे हैं कि आप चाहो तो एप्लीकेशन लगा सकती हो, आप रिलीफ मांग सकते हो बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी, रेसिडेंस कंपनसेशन और मोर देन वन सच ऑर्डर। मतलब रेसिडेंस कंपनसेशन दोनों साथ में, कि हमारे पास घर नहीं है, हम कहाँ जाएंगे अगर हम कंप्लेंट कर देंगे। अच्छा घर नहीं है तो चलो रहने के लिए घर, जो भी क्या बहुत शेल्टर होम्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। प्रोटेक्शन ऑर्डर कि आप एक पुलिस वाला आपके साथ हो, या फिर ऐसा कोई कस्टडी में आपको बच्चे की कस्टडी बच्चा है ना, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं, भी एक एक डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्लॉज में बोला, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कि आप सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज ले सकते हो। क्या है वो हम सेक्शन 10 में देखेंगे। ठीक है, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विसेज ले सकते हो। ऑफ अ राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज अंडर एलएसए एक्ट। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर आप फ्री लीगल सर्विसेज ले सकते हो। लॉयर आपके लिए अपॉइंट हो जाएगा, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, केस आपका चलने लगेगा कोर्ट में। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा। कहीं ऐसा तो ना हो कि वो सिर्फ इस डर के कारण कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे, बहुत सारी चीजें रहती है ना। तो उनको बताया जाएगा कि फिर डिसीजन उनका हो, बट एटलीस्ट उनको मालूम हो क्या क्या उनके राइट्स है। तो ये ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की, मजिस्ट्रेट की। देन इन्होंने बोला ई में, ऑफ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर 498। 498 में कंप्लेंट वगैरह भी फाइल कर सकते हैं, ये भी उनको बताया जाएगा कि है ना, डाउरी से रिलेटेड अगर हस्बैंड वगैरह या उसके रिलेटेड के खिलाफ आप कंप्लेंट वगैरह भी फाइल कर सकते हो। Then, provided that nothing in this act shall be construed in any manner as to relieve a police officer। इन्होंने बोला कि भैया इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सर्विस प्रोवाइडर, प्रोटेक्शन ऑफिसर और फलाना यहाँ पर इतने सारे लोगों का वो करके रखा हुआ है, तो पुलिस वाले सोचेंगे अरे इतने सारे लोग तो है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे, कर तो रहे इतने सारे लोग हैं, कहीं ना कोई कर ही लेगा। तो नहीं, ये एक्ट जो है ये बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस ऑफिसर अपना काम नहीं करेंगे, उनकी जो ड्यूटी है वो तो करेंगे। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उनको तो फिर एफआईआर लिखनी है उस चीज पर। ठीक है, तो जो उनका काम है वो करेंगे, ये प्रोविजो बात करता है। ठीक है, आई होप अभी तक यहां तक क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका सेक्शन 5, ड्यूटीज से रिलेटेड बात करता है। देन आता है आपका सेक्शन 6 जो कि बात करता है ड्यूटीज ऑफ शेल्टर होम। शेल्टर होम्स क्या है यहां पर, तो उन्होंने बोला शेल्टर होम वैसे भी ऊपर हमने देखा था, इफ एन एग्रीड पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ हर कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ अ शेल्टर होम से कि टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, अब एग्रीड जो महिला है, ठीक है, अब उसके पास रहने को घर नहीं है, तो अब एग्रीड महिला को नहीं मालूम कैसे क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि प्रोटेक्शन ऑफिसर भी देखो वो तो कर ही सकती है, उसके ब्याह में प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, जो शेल्टर होम का कोई इंचार्ज होगा उस व्यक्ति से, है ना, कि इनको शेल्टर दी जाए जब तक अभी केस आगे बढ़ेगा ये वगैरह वगैरह। तो वो जो व्यक्ति है जो इंचार्ज होगा वो प्रोवाइड करेगा। शाल लिखा है, मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो बोले कि नहीं नहीं नहीं, नहीं जाओ कल आना, नहीं नहीं अभी भरा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। शाल लिखा हुआ मतलब शेल्टर प्रोवाइड करनी पड़ेगी एग्रीड पर्सन को। ये बात करता है आपका सेक्शन 6, मतलब ड्यूटी है शेल्टर होम की, कोई आएगा तो या फिर वो खुद के उसमें एग्रीड व्यक्ति या फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर सर्विस प्रोवाइडर अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको आप अभी शेल्टर होम में रखो कुछ दिनों के लिए, तब तो उन्हें रखना पड़ेगा। शाल है मतलब मैंडेटरी है। आगे देखते हैं, सेक्शन 7 बात करता है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। एग्रीड पर्सन और ऑन बिहाफ ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करते हैं कोई इंचार्ज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की मेडिकल एड वगैरह दी जाए उनको,
तो दी जाएगी। इतनी सी बात यहाँ पर सेक्शन 7 करता है। देन आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 8, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है सेक्शन 8 अपॉइंटमेंट के लिए, और 2N आई गेस वो था इसका डेस्टिनेशन क्लॉज। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, तो ये तो हमने वहीं पर देख लिया था डेफिनेशन क्लॉज के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल साइड में यहाँ पर लिख दो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है, जिससे हमको याद में बना रहे। अपॉइंट सच नंबर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, वही वाली बात है जहां हमेशा करते हुए आए हैं कि जितना उनको ठीक लगेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में उनको ठीक लगेंगे, उतने ये क्या करेंगे, नोटिफाई कर देंगे उस एरिया के लिए कि आज से ये प्रोटेक्शन ऑफिसर तो कर देंगे, वो परफॉर्म करेंगे ड्यूटी जो भी ये एक्ट उनको असाइन करेगा। सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा। देखो ये एक्ट क्या है, अब जैसे बोलते हैं ना कि एक महिला का दर्द महिला ही अच्छे से समझ सकती है, तो उन्होंने बोला प्रोटेक्शन ऑफिसर शैल बी वुमन एज फार एज पॉसिबल। लिख दिया है, मैंडेटरी भी कर दिया, बट साथ में बोला है कि जितना पॉसिबल हो सके, कोशिश तो पहले यही होगी कि वो वुमन हो। एंड शैल पोजेस सच क्वालिफिकेशन, अगर ये कोई क्वालिफिकेशन वगैरह रखते हैं कि आप एनजीओ से रिलेटेड हो या कुछ फलाना चीज आपने की हो ह्यूमन राइट्स में, हो सकता है कोई एक क्वालिफिकेशन अगर प्रिस्क्राइब हो तो वो आपको होनी चाहिए आपके पास, तब आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये आपका एक और एमसीक्यू, पहले तो अपने आप में सेक्शन 8 एमसीक्यू है, 2N एमसीक्यू है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है एमसीक्यू है, अब साथ ही साथ में एक और एमसीक्यू हमको मिल गया कि प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होगा, वुमेन हो। ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। आगे बढ़ते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एंड अदर्स, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 बात करता है ड्यूटीज एंड फंक्शन। अभी तक यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो फटाफट पूछ सकते हो आप। अगर डाउट है तो आप चैट में लिख दो, जैसे ही मैं चैट ओपन करते रहता हूं एक एक सेक्शन के बाद, तो कहीं भी मुझे कोई दिखेगा तो मैं आपके डाउट ले लूंगा। ओके, सेक्शन 9 ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। ओके, तो इन्होंने अब बता रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या काम करेगा, क्या ड्यूटीज क्या है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा। तो एक बार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से एक आध क्वेश्चन ऐसे बीच में से ऐसा होता है ना, एक लेवल होता है पेपर का, कि आपने देखा होगा जब भी आप देखते होगे तो आप बोलते हो पेपर देख के, या 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे थे ना कि बन ही नहीं रहे थे बिल्कुल ही, है ना। तो वो एक पेपर स्टैंडर्ड और पेपर सेट होता है कि ऐसा होता है ना कि एक 50% थोड़ा इजी टाइप रखते हैं। ठीक है, फिर 50 to 80 जो है आपका थोड़ा सा मॉडरेट होता है कि जिन्होंने थोड़ा सा इनडेप्थ पढ़ा होगा या थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा उन्हीं से बनेगा। देन 20% होता है काफी टफ होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम जो 2-4-5% लोग होते हैं उन्हीं से बनता है, और वो जिनसे बनता है वही पेपर निकाल पाते हैं, है ना। मतलब ये बात भी है कि उनसे बेसिक पूरा प्रॉपर बना हो तो। ठीक है, तो अब ये जो है कुछ क्वेश्चन तो सिंपल उनको देने ही होते हैं कि कुछ सिंपल होंगे जो बन ही जाएंगे हर किसी से। ठीक है, ऊपर ऊपर भी पढ़ा होगा तो बन जाएंगे, तो ये वो वाला क्वेश्चन है ना। ड्यूटीज में ये वो वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, एक दो दे देते हैं। तो उन्होंने बोला यहाँ पर क्या ड्यूटी होगी प्रोटेक्शन ऑफिसर की, टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसी में कहीं या तो कहीं आगे लिखा होगा कि मजिस्ट्रेट के अंडर ही रहता है प्रोटेक्शन ऑफिसर। ठीक है, जैसा मजिस्ट्रेट या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देती है प्रोटेक्शन ऑफिसर वैसा ही करता है। अभी इसमें कहीं ना कहीं आगे लिखा होगा, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा टू असिस्ट द मजिस्ट्रेट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, मजिस्ट्रेट की मदद वगैरह करता है, असिस्ट करता है उसको। ठीक है, देन 2B बात करता है, 9B बात करता है टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। अच्छा, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट ये प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। टू मेक अ डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो हमने देखा था कि डोमेस्टिक वायलेंस की कोई कंप्लेंट हो रही थी, तो वहां हमने सेक्शन 4 में बात की कि आप रास्ते से जा रहे थे, है ना, आप और आपको ऐसा लगा कुछ हुआ और आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट की कि हमें लगता है यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि हाँ चलो ठीक है, रिलेवेंट है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, रिसिप्ट ऑफ अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, ये रिसिप्ट करेगा और उस पर ये क्या बना रहा है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा। मतलब प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आपने कंप्लेंट की और वो क्या बनाएगा, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को देगा। एंड फॉरवर्ड कॉपीज टू दी पुलिस ऑफिसर, और उसकी कॉपीज पुलिस ऑफिसर को भी भेजेगा केस रजिस्टर करने के लिए विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हुआ है। एंड टू सर्विस प्रोवाइडर्स इन दैट एरिया, सर्विस प्रोवाइडर को भी भेजेगा उस बारे में। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर का हम ऑलरेडी रोल तो समझ ही गए कि क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना, जैसे शेल्टर होम है ऐसी सर्विस प्रोवाइडर्स है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 2C बात करता है टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द मजिस्ट्रेट इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर्स क्लेमिंग रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑर्डर। क्या कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर, एप्लीकेशन बनाएगा। ठीक है,
और क्या कर रहा है, क्योंकि एग्रीड पर्सन यहाँ पर अगर बोलेगा कि मुझे प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन वगैरह बनाने का जो भी रिलीफ वो क्लेम कर रहा है मदद करेगा। कुल मिलाकर प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और हेल्प कर रहा है। देन आगे 2D बात करता है, टू एंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड। ये मेक श्योर करना है इनको कि जो एग्रीड व्यक्ति को फ्री लीगल एड मिल जाए, मतलब लीगल एड मिले, जो कि देखा था वहां फ्री लीगल एड भी मिल रही है, यहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें भी इनको मेक श्योर करना है। देन ई बात करता है टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस प्रोवाइडर। कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर है, देखो सर्विस प्रोवाइडर वो होगा जो रजिस्टर्ड होगा स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो जो भी व्यक्ति सर्विस प्रोवाइडर उनकी एक लिस्ट मेंटेन करनी होगी इनको, है ना, जो प्रोवाइड कर रहे हैं लीगल एड, काउंसलिंग, शेल्टर होम, मेडिकल फैसिलिटीज, है ना। तो ये सारे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर है जो इस तरीके से ओपन करके रखे रजिस्टर्ड है। अब देखो ये सब जो है इनमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, लोगों को ओपन करने में काफी सब्सिडी मिलती है ना, और इस तरीके से एनजीओ खोलते हैं, डोनेशन मिलते हैं, तो वैसा काफी कुछ रहता है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट मेंटेन करनी, कौन लीगल एड फ्री में प्रोवाइड कर रहा है ना। आप लोग देखोगे बहुत सारे संस्थान है, वहां पर आप जाओ तो खाना रहना फ्री होता है, ठीक है। आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई आपका केस वगैरह है इस तरीके से, अगर वो एनजीओ उस पर्पस ड्रिवन है तो फिर वो उस चीज में आपको फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वैसे उन्होंने बोला एक सर्विस प्रोवाइडर की लिस्ट मेंटेन करनी होगी उस हर लोकल एरिया में, ठीक है। देन 2F बात करता है टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम इफ द एग्रीड पर्सन सो रिक्वायर्ड। अगर जरूरत है तो एक शेल्टर होम भी इनको अरेंज करवाया जाए इनके लिए। एंड फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ हिज रिपोर्ट हैविंग लॉन्च दी एग्रीड पर्सन इन अ शेल्टर होम टू द पुलिस स्टेशन में दिया जाए एंड मजिस्ट्रेट जुरिसडिक्शन जिसका भी जहां भी वो सिचुएटेड होगा शेल्टर होम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू गेट दी एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, कहीं मारपीट हुई है, कहीं कुछ लगी है तो मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह हो, अगर कोई बॉडीली इंजरीज वगैरह अगर सस्टेन हुई है तो। एंड फॉरवर्ड की जाए कॉपी मेडिकल रिपोर्ट की पुलिस स्टेशन को, मजिस्ट्रेट को, ठीक है, जिस भी एरिया में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Then to ensure that the order for monetary relief under section 20 is complied, अगर 20 में सेक्शन 20 में उन्होंने बोला मॉनेटरी रिलीफ की रिस्पोंडेंट को इतना पैसा देना है, तो ये देखा जाए कि जो भी ऑर्डर दिया है कि मंथली है, लमसम है, कैसा पैसा देने की बात की गई है उसका प्रॉपर कंप्लाई कर रहा है वो रिस्पोंडेंट या नहीं। ये भी कौन मेक श्योर करेगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एंड फंक्शंस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एंड एग्जीक्यूट वगैरह कराएंगे उसको जैसे भी करके, है ना। एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटी जो प्रिस्क्राइब होगा। अब देखो ये पॉइंट की मैं बात कर रहा था, सेक्शन 2 वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू यहां से डायरेक्ट आप एक ले सकते हो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके कंट्रोल और सुपरविजन में वर्क करेगा, तो मजिस्ट्रेट के। एंड शैल परफॉर्म ड्यूटीज इंपोज ऑन हिम बाय द मजिस्ट्रेट एंड द गवर्नमेंट, जो भी ड्यूटीज इंपोज करेंगे वो परफॉर्म करेगा। बट क्वेश्चन क्या है मेरा, कंट्रोल और सुपरविजन किसके अंडर में, तो वो मजिस्ट्रेट है। तो यहां एक डायरेक्ट आपका एमसीक्यू बन जाता है। क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है किसके कंट्रोल सुपरविजन में रहेगा, ऑप्शन में दे दिया हमने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मजिस्ट्रेट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। हो सकता है इतना सारा हमने अप्रोप्रिएट, सेंट्रल और ये सब पढ़ लिया कि कहीं कंफ्यूज होकर हम कोई गवर्नमेंट वाला ऑप्शन ना लगा के आ जाए, तो इसको ध्यान रखना कि मजिस्ट्रेट के अंडर रहेगा, ठीक है। अभी तक यहां पर कोई डाउट है आपको सेक्शन 9 में? ठीक है, अभी तक सब क्लियर चल रहा है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए सेक्शन 10 और देख लेते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बात करता है। इसके बाद कितना बचा है हमारा, चलिए 11 और पूरा कंप्लीट कर लेंगे यार चैप्टर 3 तक, उसके बाद फिर हम जीके पढ़ेंगे। ओके, सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 बात करता है आपका सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में, ठीक है। तो यहां पर बता रहा है कि एनी, देखो अब अभी तक हमने सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे थे, है ना। कौन है सर्विस प्रोवाइडर, तो समझ में आ गया आपको कि जो भी इस तरीके से शेल्टर होम खोले हुए हैं या फ्री लीगल एड दे रहे हैं, जो हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर उनकी लिस्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि कौन होगा सर्विस प्रोवाइडर, क्या कोई भी एरा गेरा चलता हुआ बन जाएगा क्या सर्विस प्रोवाइडर, नहीं। तो उन्होंने एक रिक्वायरमेंट रखी यहां पर, इन्होंने बोला कि कोई भी वॉलिंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। पहली चीज हमको समझ में आई कि कोई ऐसी जो वॉलंटरी एसोसिएशन है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। किससे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, ठीक है। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा इन्होंने बोला और या तो कंपनी हो, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, 1956, और एनी अदर लॉ, या फिर कोई अदर लॉ में कुछ बताया गया है तो।
ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बाय एनी लॉफुल मीन्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग ऑफ लीगल एड, मेडिकल, फाइनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस शाल रजिस्टर इटसेल्फ विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे खुद को स्टेट गवर्नमेंट के साथ एज अ सर्विस प्रोवाइडर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, इतनी देर से हम जो सर्विस प्रोवाइडर पढ़ रहे थे और इतने सारे लोग वहां पे शेल्टर होम ये वो जो भी ये सब दे रहे हैं, तो आप अगर ऐसे रजिस्टर्ड होगे तभी आप इस एक्ट के अंदर सर्विस प्रोवाइडर कहलाओगे। तो यहां से आप एक एमसीक्यू एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि सर्विस प्रोवाइडर कौन। तो पहला, तो कोई वॉलंटरी एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, या फिर दूसरा कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 1956 में या फिर कोई अदर लॉ में हो। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, प्रोटेक्ट करना है राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन बाय एनी लॉफुल मीन्स। ठीक है, ऑब्वियसली लॉ इलीगल तो नहीं बोलेगा ना, लॉफुल मीन से ही बोलेगा, इंक्लूडिंग, बट इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा कुछ और चीजें भी इंक्लूड कर दी, प्रोवाइडिंग, आप लीगल एड प्रोवाइड करते हो, आप मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, आप फाइनेंशियली आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो, या फिर कोई अदर असिस्टेंस भी आप दे रहे हो जैसे शेल्टर होम और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आप अपने आप को रजिस्टर कराओ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर इस एक्ट के लिए वर्क कर रहे हो। ठीक है, आई होप अभी क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 बात करता है सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शाल हैव पावर। अब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ इसी चीज के लिए थोड़ी रजिस्ट्रेशन आपको ले रहे हो कि आप बस हाँ ये सब चीजें कर रहे हो, बट आपको अगर सरकार आपके साथ जोड़ रही है तो आपको कुछ पावर्स भी देगी। ठीक है, तो क्या पावर्स है एक बार उनको देख लेते हैं। तो इन्होंने यहां पर बोला कि रिकॉर्ड दी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इफ द एग्रीड पर्सन सो डिजायर्स एंड फॉरवर्ड अ कॉपी देयरऑफ टू द मजिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब देखो क्या हुआ, मान के चलो अभी हमने देखा कि सर्विस जो प्रोवाइडर है प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर आपके बिहाफ में बोलता है या कोई और ऑफिसर जो यहाँ पर है वो कोई बोल उसके एग्रीड पर्सन के बिहाफ में वो बोलता है कि इनको यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रख लो, ये रख रहे थे और सब चीजें ऐसी चल रही थी कि कोई इनके बिहाफ में ही बोल रहा था तो ये कर रहे थे। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है उसके पास डायरेक्ट कोई केस आ जाए, मतलब डायरेक्ट ऐसी कोई महिला आए जिसको घर से निकाल दिया हो, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं अब्यूज उनके साथ हुआ हो, फिजिकली अब्यूज हुआ हो। ठीक है, अब वो आए हैं तो उनको उनके में रखा उन्होंने शेल्टर होम में। ठीक है, तो बट उन्होंने बताया ऐसा ऐसा किस्सा हुआ है, तो फिर हो सकता है ना वहां पर उनको वो इन्फॉर्मेशन दे, तो वो उन्होंने बोला कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। और जो एग्रीड पर्सन है वो अगर चाहता है तो वो क्या करेगा, वो बताएगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट और उसकी जो कॉपी है वो एक्शन लेने के लिए मजिस्ट्रेट और प्रोटेक्शन ऑफिसर को भेज दी जाएगी जहां पर भी ये हुआ है, इन द एरिया वेयर द डोमेस्टिक वायलेंस टुक प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी बात करता है गेट द एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन। तो जैसे अगर आए हैं तो मेडिकली एग्जामिनेशन वगैरह कराया जाए, है ना, उसकी कॉपी मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भेजी जाएगी प्रोटेक्शन ऑफिसर को पुलिस स्टेशन को केस बनाने के लिए। देन सी बात करता है इंश्योर दैट द एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड शेल्टर इन अ शेल्टर होम में शेल्टर दिया जाए इफ शी सो रिक्वायर्स एंड फॉरवर्ड की जाए रिपोर्ट ऑफ द लॉजिंग ऑफ द एग्रीड पर्सन द शेल्टर होम पुलिस स्टेशन में भेज जाए कि इनको हमने ऐसे शेल्टर होम में रखा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर ट्रांसपेरेंसी आप देख रहे हो कितनी ट्रांसपेरेंसी है इस एक्ट में, मतलब एक एक चीज जो हो रही है वो एक से ज्यादा अथॉरिटीज के पास जा रही है, मजिस्ट्रेट के पास भी जा रही है, पुलिस स्टेशन में भी जा रही है। आपने इवन उनको शेल्टर दिया तो आप पुलिस स्टेशन में उस चीज का आप इंफॉर्मेशन लॉन्च कर रहे हो, रिपोर्ट लॉन्च कर रहे हो कि हमने इनको यहाँ पर शेल्टर होम में रखा है। ठीक है, आपने डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई तो आपने मजिस्ट्रेट को भी भेजी, आपने प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी भेजी, है ना, तो प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। तो ये सब क्या पावर है, ये सर्विस प्रोवाइडर्स की पावर है। तो मतलब डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट हमें ये समझ में आया सर कि सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफिसर ही नहीं बनाता है, सिर्फ उसी की ड्यूटी नहीं है, बट सर्विस प्रोवाइडर भी बना सकता है। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू तैयार हो जाता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कौन बनाता है। तो आप सिर्फ अगर क्वेश्चन आप किसी ने सिर्फ अगर वहीं पे फोकस किया तो उसको दिमाग में रहेगा प्रोटेक्शन ऑफिसर, बट आपको मालूम है ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट जो है सर्विस प्रोवाइडर के पास ही पावर है कि वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आगे आगे कहीं कहीं कुछ कुछ आते जाएगा इन्फॉर्मेशन, तो हम उसमें एड ऑन करते जाएंगे। अब इन्होंने बोला यहाँ पर कि नो सूट प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडर। देखो जो भी हम जैसे एक्ट में पढ़ते हैं ना, अभी तक जितने भी एक्ट में पढ़ते आए कि कोई गुड फेथ में कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, कोई सूट वगैरह ना लगाया जाए, कोई प्रोसिक्यूशन वगैरह ना चलाई जाए, कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह उसके अगेंस्ट जो है नहीं कराई जाए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि सर्विस प्रोवाइडर जो है जो ये गुड फेथ में वर्क कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर, है ना, तो उनके अगेंस्ट कोई भी सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग जो है नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये
बात करता है हमारा सेक्शन 10। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट हमारा सेक्शन है बट नॉट लीस्ट, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 को। अभी सेक्शन 11 पर देख लेते हैं, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है, इन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट इंक्लूड है, क्या मेजर्स लेंगी। ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, जो एक्ट है उसके पर्पस को फुलफिल करने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं। अगर आप बंद भी कर दो इसको तो आपको समझ में जाएगा, लोगों को जागरूक करना है ना, लोगों को बताना, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग लॉ को जानेंगे। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का मेन मकसद तो हर एक एक्ट का वही है कि हमने तो बना दिया और हमने तो ऑफिशियल गैजेट में डाल दिया, बट आप देखोगे कई गांव में लोगों को मालूम ही नहीं है ऐसा कुछ भी लॉ एग्जिस्ट करता है, ऐसा कोई एक्ट भी एग्जिस्ट करता है। अब लिख दिया उनने, भले ही सरकार कर रही हो या नहीं कर रही हो वो जाने, बट उनको काम था लिखना, तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा लिख दिया। क्या लिखा है इन्होंने, लिखा जो प्रोविजन है इस एक्ट के, वो उसको पब्लिसिटी दी जाए पब्लिक मीडिया में, और ऐसी कोशिश की जाए कि टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, है ना, रेगुलर इंटरवल्स में ये चीजें जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, है ना। देन इन्होंने दूसरा बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर और जो मेंबर है जुडिशियल सर्विसेज के आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस। मतलब आपने देखा होगा जैसे कि मीटिंग होती है बहुत की, एक इंडिया लेवल पर जो भी होता है इस तरीके से कि इन मुद्दों पर अवेयर किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो जुडिशियल सर्विसेज के जो मेंबर्स होंगे मतलब जजेस, ठीक है, उनको साथ में एक पूरे सब जजेस को बुलाकर एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम रखा दिया गया कि बताया गया कि और क्या क्या चीजें हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं और वगैरह वगैरह, इन सबको करके अवेयर करना, ट्रेनिंग वगैरह देना कि इन ऐसे कोई, अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। जब आप जज बन भी जाते हो, अगर आप एमपीसीजी और ये सब जो भी यूपी पीसी जो भी आप निकाल लेते हो, तो उसमें भी आपको ट्रेनिंग वगैरह होती प्रॉपर कि इस तरीके का मैटर आएगा तो कैसे डील करना है, क्या चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी उन्होंने बताया कैसे इश्यूज को एड्रेस करना है, इस तरीके का केस आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो यहाँ पर वो चीज की बात की जा रही है। देन सी बात करता है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विद लॉ, होम अफेयर्स इंक्लूडिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ठीक है। तो वही सब चीजें बातें कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करना है मिनिस्ट्रीज को इन लोगों के साथ में, और सब प्रॉपर तरीके से कि अप्लाई हो सके लॉ, है ना, कंप्लाई करें, तो ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं। देन डीबी वही बोलता है, प्रोटोकॉल्स फॉर द वेरियस मिनिस्ट्री कंसर्न विद द डिलीवरिंग ऑफ सर्विसेज टू वुमेन अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग द कोर्ट आर प्रिपेयर्ड एंड पुट इन प्लेस। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो, ठीक है। मिनिस्ट्रीज का काम होता है ना, कि लॉ बनाना और सब चीजों से डील करना कैसे क्या, तो प्रॉपर तरीके से ये कुछ ड्यूटीज है गवर्नमेंट की। आने का तो सवाल ही नहीं होता इस सेक्शन का, तो आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो एक ही बराबर है, बस एक बार इसको देख लेना एटलीस्ट, है ना। तो आपको थोड़ा सा दिमाग में बना रहेगा क्या क्या चीजें रिलेटेड, क्योंकि देखो एक्ट में ऐसा है कि जितने भी एक्ट आप पढ़ रहे हो आ तो कुछ भी सकता है, बट हम इंपॉर्टेंट पे तो मैं ज्यादा फोकस कर ही देता हूँ, बट जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मैं आपको बोल देता हूँ एटलीस्ट एक बार रीडिंग मार लो, एटलीस्ट एक बार रीडिंग कर लो। तो क्या रहेगा कि इन केस आ गया और आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पड़ी हुई है कि हमने ऐसा कुछ कुछ रीड तो किया था, ठीक है, तो बन जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो फिर कोई बात ही नहीं है, वरना फिर वो बोलते ना कि अ, अक्कड़ बक्कड़ बम में बो, या फिर वो जो बोलते हैं जो भी जिस भी तरीके से वो जय माता दी करके, वो तो करके आना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो भी डिपेंड करता है, वो बता दूंगा मैं ऐसे। इन जो नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें भी तुक्का तरीके से मारा जाता है, नहीं तो आपका ही लॉस हो जाएगा अगर उल्टे सीधे भी तुक्के मार के आ गए आपको। बेटर वो होता है कि आप फिर ना लगाओ उसमें, क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है, जैसे कि हमारा जो एमपीडीबी का पैटर्न है वो क्या है, +3 - 1, एक सही होगा 3 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो एक माइनस बन जाएगा, राइट। तो आपको लगता है कि चलो एक ही क्वेश्चन -1 होगा, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि 3 नंबर तो सही होने के मिलते और गलत होने पे एक कट रहा है, मतलब -4 हो रहा है आपका सीधा सीधा। और कंपटीशन बहुत है, अब सरकारी जॉब आसान नहीं है लेना, हर चीज में बहुत ही कंपटीशन है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए उस पर हम डिस्कस करेंगे, बकायदा आपको पूरा गाइड किया जाएगा कैसे आपको अगर लगाना भी है, कहीं पर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या करना है, कब लगाना और कब छोड़ना है, ये भी एक चीज देखी जाएगी। ठीक है, अभी तक तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट वगैरह नहीं है आपको तो